स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस पर। आज हम आपको लोकप्रिय चैप्टर हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम हिमालय में कुछ विशिष्ट उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, ना कि पूरे हिमालय के बारे में। हिमालय की विभिन्न शाखाओं या हिमालय को जितने भागों में बांटा गया है उसका अध्ययन आज हम नहीं करेंगे। आज हम हिमालय की उत्पत्ति, उसका निर्माण किस प्रकार हुआ और हिमालय की कुछ मूलभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हिमालय। हिमालय के बारे में आइए अध्ययन करते हैं, देखते हैं हिमालय क्या है। हिमालय पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर या पश्चिम पूर्व में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है। बाकी सारी पर्वत श्रृंखलाएं, जितनी भी विश्व की बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार अधिकतर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। किस दिशा में है? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। जैसे हम उत्तर अमेरिका में स्थित अगर रॉकी पर्वत श्रृंखला को लेते हैं तो इसका विस्तार भी उत्तर दक्षिण दिशा में है। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार भी उत्तर दक्षिण दिशा में है। अमेरिका में स्थित ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका विस्तार भी उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसके पश्चात यूराल पर्वत जो यूरोप में स्थित है, इसका विस्तार भी उत्तर दक्षिण दिशा की ओर है। विश्व का एकमात्र पर्वत श्रृंखला जिसका विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा की ओर है, उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये। और इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिमालय का लंबाई 2500 किलोमीटर और क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आइए देखते हैं हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक पर्वत का सिंबल बना हुआ है, पर्वत का निशान बना हुआ है, ये देख रहे हैं। यहाँ पर जो है पर्वत है, जो पर्वत है इसका नाम है नंगा पर्वत। और यहाँ पर जो है पर्वत है, इसका नाम है नामचा बरवा। हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक है। यह नामचा बरवा तिब्बत में ना पड़ करके, यह नामचा बरवा भारत के अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है, तिब्बत में स्थित है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत में स्थित नामचा बर्मा तक 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। हिमालय को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाली पर्वत श्रृंखला, इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय के पश्चात आता है महान हिमालय, या हिमाद्री। इसके पश्चात आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के पश्चात आता है शिवालिक हिमालय। जो ट्रांस हिमालय है, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है।
या समानांतर क्रमशः 3 पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह है, जिसे हम इकाई के रूप में या समूह के रूप में ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यह 3 पर्वत श्रृंखलाओं का एक समूह या इकाई कह सकते हैं, इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। यह मुख्य हिमालय जो है उसके उत्तर में स्थित हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात हिमालय को 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो ऊपर ये देख रहे हैं लाल कलर से, यह पर्वत श्रृंखला है आपकी महान हिमालय, महान हिमालय। उसके पश्चात में ये नीचे की ओर उसके यह है मध्य हिमालय। मध्य सबसे नीचे की ओर जो ये पर्वत श्रृंखला है इसका नाम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका बहुत ही अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है, मतलब इसका निर्माण अभी जल्द ही में हुआ है। ये एक सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। और यह किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? यह एक वलित पर्वत श्रृंखला है, एक प्रकार की वलित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने, आप इधर देख रहे होंगे, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम में दक्षिण की ओर मुड़ रही है और ये पूर्व में भी दक्षिण की ओर मुड़ रही है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने दोनों किनारों पर यानी कि पश्चिम और पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला अपने पश्चिमी और पूर्वी भाग पर दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करती है। यह पाकिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ लेते हुए एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुलेमान पर्वत श्रृंखला। और अफगानिस्तान में क्रमशः दक्षिणवर्ती मोड़ लेते हुए एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार से यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में यह दक्षिणवर्ती मोड़ लेते हुए क्रमशः 2 भागों में विभक्त हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। और इसकी एक शाखा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आती है और दूसरी शाखा जो है वह म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। जो आपकी इधर पूर्व की ओर पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, यह 2 भागों में विभक्त है और इसकी एक श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसे भारत के उत्तर पूर्वी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ियों के नाम से, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियों के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ियों के नाम से, और अरुणाचल प्रदेश में पटकोई भूम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से नाम से किस राज्य में इसे जाना जाता है। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, तथा अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम की पहाड़ियाँ। पटकोई बूम की पहाड़ियाँ। और अब इसका एक और दूसरी शाखा जो है वह म्यांमार में होते हुए
एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकानयोमा। अराकानयोमा, अराकानयोमा, अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला, अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला। अर्थात हिमालय पर्वत श्रृंखला जिसका विस्तार पश्चिम से लेकर के पूर्व तक 2500 किलोमीटर में है, जिसका विस्तार पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2500 किलोमीटर में है। यह अपने दोनों भागों पश्चिम में और पूर्व में दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करती है। यह पश्चिम में पाकिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करते हुए सुलेमान पर्वत श्रेणी और अफगानिस्तान में दक्षिणवर्ती मोड़ प्रदर्शित करते हुए हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है, जबकि यह अपने पूर्वी छोर पर दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा उत्तर पूर्वी राज्यों में होते हुए विभिन्न नामों से जानी जाती है, जबकि दूसरी शाखा म्यांमार में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है जिसका नाम है अराकानयोमा पर्वत श्रृंखला। आप देख रहे होंगे कि जो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला बनी हुई है यह पश्चिम में अधिक चौड़ी है, जबकि क्रमशः पूर्व की ओर आते हुए इसकी चौड़ाई कम होती चली जाती है, अर्थात पूर्व की ओर यह श्रृंखला सक्रिय होती चली जा रही है। इसके फलस्वरूप एक बहुत ही आकर्षक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हिमालय पर। जैसे जैसे यह पर्वत श्रृंखला पूर्व की ओर बढ़ती है, पूर्व की ओर बढ़ने के फलस्वरूप इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, अर्थात यह सक्रिय होती जाती है। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का आयतन समान है, अगर उसकी चौड़ाई में कमी की जा रही है तो उसकी लंबाई में या ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे जैसे इसकी चौड़ाई कम होती अर्थात सक्रिय होती जाती है तो इसकी ऊंचाई में, अर्थात इसकी ऊंचाई में हाइट में वृद्धि होती चली जाती है। इसीलिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं। इसीलिए विश्व की सबसे अधिक ऊंची श्रृंखलाएं अधिकतर पूर्वी हिमालय में पाई जाती हैं। जैसे आपकी कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला, मकालू पर्वत श्रृंखला, माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला, मंसालू पर्वत श्रृंखला और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं विश्व की 10 सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय या महान हिमालय पर ही पाई जाती हैं, और इनमें से अधिकतर ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी हिमालय श्रृंखला में पाई जाती हैं। ये हो गया हिमालय की कुछ विशिष्ट विशेषताएं, हिमालय की कुछ विशिष्ट विशेषताएं। और आइए अब देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कई सारे सिद्धांत दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे लोकप्रिय जो सिद्धांत है वह कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। कौन सा है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर एक प्रसिद्ध भूशास्त्री हुए हैं जो जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने एक भूसन्नति सिद्धांत दिया था जिसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत कहा जाता है। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में सबसे सर्वमान्य व्याख्या कोबर ने ही दी थी। कोबर के अनुसार आज जो भारत है वह पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, वह पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड के उत्तर में एक सागर था जिसका नाम क्या था? टेथिस सागर। क्या नाम था? टेथिस सागर। गोंडवाना लैंड के उत्तर में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर। और इसके टेथिस सागर के उत्तर में, टेथिस सागर के उत्तर में दूसरा लैंड था जिसका नाम था अंगारा लैंड। क्या नाम था? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड।
टेथिस सागर के उत्तर में एक और भूखंड था जिसका नाम था अंगारा लैंड, और टेथिस सागर के दक्षिण में एक भूखंड था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड के बीच में एक जल भाग था जिसका नाम था टेथिस सागर। यह अवधारणा किसने दी? कोबर ने। कोबर, इसे कहते हैं कोबर का भूसन्नति, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, इसे कहते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर कहाँ के रहने वाले थे? कोबर जर्मनी के रहने वाले एक भूगर्भ शास्त्री थे। कोबर जर्मनी के रहने वाले एक भूगर्भ शास्त्री थे। आइए देखते हैं कोबर ने कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। कोबर के अनुसार आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पर लाखों साल पहले टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, और इसके दक्षिण में गोंडवाना लैंड और उत्तर में अंगारा लैंड था। और टेथिस सागर, ये ऐसा नहीं है कि ये टेथिस सागर एकदम से उत्पन्न हुआ कोई सागर था। टेथिस सागर पहले आप सभी लोग जानते हैं भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। भारत के पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। जो ये टेथिस सागर था वह पहले पुराने समय में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर से मिलता रहा होगा, ऐसी यह कल्पना की जाती है। ऐसी कल्पना की जाती है कि जो टेथिस सागर था वह पुराने समय में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता रहा होगा, लेकिन ये जो व्याख्या दी गई है कि ये मिलता रहा होगा बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से, यह कोबर के भूसन्नत सिद्धांत से नहीं है, यह अन्य सिद्धांतों से ली गई है। जैसे हैरी हैस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, उस सिद्धांत से यह अवधारणा ली गई है कि जो टेथिस सागर था वह पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलता रहा होगा। और उसके पश्चात में जब गोंडवाना लैंड कहाँ से आया है? गोंडवाना लैंड अफ्रीका से कटा हुआ, अफ्रीकन प्लेट से कटा हुआ एक भाग था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड धीरे धीरे उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा था। कोबर के अनुसार, कोबर कहते हैं गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में बहुत सारी नदियां प्रवाहमान थीं, अर्थात इन दोनों स्थल भागों में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थीं। इन स्थल भागों में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थीं जो अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को, अवसाद किसे कहते हैं? बालू व चट्टानों के महीन कण, अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को टेथिस सागर में एकत्रित करती रहती थी। अर्थात अपने साथ बहाकर लाए गए छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़ों और बालू के निक्षेपों को ला करके यह टेथिस सागर की तलहटी में जमा करती रहती थी। आइए एक मॉडल के द्वारा समझते हैं, टेथिस सागर का एक मॉडल के द्वारा इसे समझते हैं, किस प्रकार से नदियों ने इसमें विभिन्न प्रकार के अवसादों का निक्षेपण किया। यह मान लेते हैं यह एक टेथिस सागर है। टेथिस सागर, यह टेथिस सागर का एक मॉडल है। इसके एक तरफ है, इस क्षेत्र में है गोंडवाना लैंड, और इस तरफ है अंगारा लैंड। इस तरफ है गोंडवाना लैंड और इस तरफ है अंगारा लैंड, और यह टेथिस सागर की किनारे हैं, और ये बीच में समुद्र है टेथिस सागर का। टेथिस सागर का पानी भरा हुआ है। जब इन दोनों क्षेत्रों से नदियों ने आकर के टेथिस सागर में अवसाद जमा करना प्रारंभ किया, तब क्या होगा? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई बालू और महीन कण धीरे धीरे इसमें एकत्रित होना प्रारंभ हो जाएंगे, और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक होती रही। तब क्या होगा? जब एक के ऊपर एक बालू के कणों का और चट्टानों का निक्षेपण होता रहेगा, तब जब एक के ऊपर एक निक्षेपण कई लाखों वर्षों तक होता रहेगा, तब नीचे वाली जो ये सतह होगी, नीचे वाली सतह धीरे धीरे चट्टान के रूप में परिवर्तित होती रहेगी।
हो जाएगी। किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? कठोर चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और ये क्या है? ये पुराने निक्षेप है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बालू और चट्टानों के पुराने कण हैं जो नीचे अब चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इसे जैसे आपने रूपांतरित चट्टानें पढ़ी होंगी, वे चट्टानें जिनका स्वरूप समय पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर समय व दाब व तापमान की प्रक्रिया के फलस्वरूप जिनका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, ऐसी चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ये रूपांतरित चट्टानों के रूप में, कठोर चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गए, जिससे क्या हुआ? टेथिस सागर की तलहटी का, निचले वाले भाग का टेथिस सागर की तलहटी का नीचे की ओर अवतलन होने लगा। मतलब यह तलहटी नीचे की ओर उतरने लगी, नीचे की ओर इसका अवतलन होने लगा, नीचे की ओर उतरने लगी। और इसमें नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेप जो थे वह लगातार जमा होते गए। जब यह तलहटी नीचे की उतरती है तब ऊपर और जगह हो जाती है, जिससे इसमें और अधिक मात्रा में अवसाद जमा होते गए। धीरे धीरे यह पूरा जो समुद्र था या जो सागर था वह धीरे धीरे अवसादों से या निक्षेपों से भर गया, जिसके फलस्वरूप इसमें भार अधिक होने के कारण इसका धीरे धीरे नीचे की ओर अवतलन होता चला गया। अवतलन होने के फलस्वरूप आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का आयतन निश्चित है और उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, नीचे की ओर बढ़ेगा तो यानी इसकी लंबाई लेंथ में, नीचे की ओर लेंथ में वृद्धि हो रही है। जब लेंथ में वृद्धि होगी तब क्या होगा? चौड़ाई में कमी होगी। निश्चित आयतन वाली वस्तु की अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसकी चौड़ाई में कमी हो जाएगी, तो इसकी चौड़ाई में धीरे धीरे कमी होती गई। जब चौड़ाई में कमी होगी तो इस पर दोनों तरफ से बल लगना प्रारंभ हो जाएगा, फोर्स लगना, एक इधर से फोर्स लगेगा और एक इधर से फोर्स लगना प्रारंभ हो जाएगा। जिससे क्या होता था कि ये जो है, इधर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे अवसाद पूरे भर गए और इसका नीचे की ओर अवतलन होता चला जा रहा था, तब इसमें दो बल लगने प्रारंभ हो गए, दोनों तरफ से दो बल लगने प्रारंभ हो गए, जिससे इसकी चौड़ाई में कमी हो गई। चौड़ाई में कमी होने के फलस्वरूप जो इसमें अवसाद जमा थे, उन अवसादों में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। वलन किसे कहते हैं? मोड़ पड़ने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार से मोड़ पड़ने प्रारंभ हो गए, अवसाद में वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लेकिन यह वलन की प्रक्रिया टेथिस सागर के दोनों किनारों पर अधिक हुई। जो यह वलन की प्रक्रिया थी वह टेथिस सागर के दोनों किनारों पर अधिक हुई, टेथिस सागर के दोनों किनारों पर अधिक हुई। एक ये वाला किनारा था, इधर वाला, एक ये किनारा था और एक ये वाला किनारा था। टेथिस सागर के दोनों किनारों पर वलन की प्रक्रिया अधिक हुई और किनारों पर वलन की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ और जो बीच का भाग था वह इसी रूप में ऊपर की ओर उठ गया। बीच का भाग था वह इसी रूप में ऊपर की ओर उठ गया, जिससे इस तरफ, इधर वाले भाग की तरफ हिमालय पर्वत श्रृंखला और इधर वाले भाग की तरफ क्युनलुन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। कौन सी पर्वत श्रृंखला का? क्युनलुन। इधर की ओर क्युनलुन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इधर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला और इधर की ओर क्युनलुन पर्वत श्रृंखला का, और बीच का जो भाग समतल रूप में ही ऊपर उठ गया था उसे हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। उसे हम तिब्बत के पठार के नाम से जानते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अनुसार आज जहां पर हिमालय स्थित है वहां पर लाखों वर्ष पहले टेथिस सागर हुआ करता था। इस टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड स्थित था और इन दोनों स्थल भागों में बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती थीं और इन नदियों द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप जो थे वह टेथिस सागर में जमा होते गए। टेथिस सागर में जमा होते गए और इन निक्षेपों का लगातार निक्षेपण होने के फलस्वरूप, अवसादों के लगातार जमा होने के फलस्वरूप इसके जो टेथिस सागर का जो तल था उसका नीचे की ओर अवतलन होता चला गया। जब
तली का नीचे की ओर अवतलन होता चला गया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई। लंबाई में वृद्धि होने के फलस्वरूप इसकी चौड़ाई में कमी होती चली गई। चौड़ाई में जब कमी हुई तो इसमें जो अवसाद जो भर गया था, मलबा जो भर गया था, उसमें वलन पड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और वलन की प्रक्रिया यह तेथिस सागर के किनारों पर ही अधिक हुई और बीच का जो भाग था वह उसी रूप में ऊपर की ओर उठ गया और किनारों पर वलन की प्रक्रिया होने के फलस्वरूप तेथिस सागर के दक्षिणी भाग में हिमालय और इसके उत्तरी किनारे पर क्युनलुन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और जो बीच का भाग था वह तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। यह था कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब आइए देखते हैं एक दूसरे भूगर्भ शास्त्री के अनुसार, जिनका नाम था हैरी हैस। हैरी हैस भूगर्भ शास्त्री के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। हैरी हैस के अनुसार, हैरी हैस भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था थ्योरी, जिसका नाम था प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हैरी हैस एक भूगर्भ शास्त्री हुए हैं जिन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यह हिमालय की सफल व्याख्या करती है या हिमालय की सफल व्याख्या करने वाली थ्योरी में से एक है। हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वह कैसी है। पृथ्वी हमारी गोल है या अंडाकार शेप में है, लेकिन पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर नीचे जाने पर, 200 किलोमीटर गहराई में जाने पर, चाहे वो समुद्र भाग हो या स्थल भाग हो, 200 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमें एक दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है। सॉलिड सतह प्राप्त होती है, दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है। दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर अंदर जाने पर। पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर अंदर जाने पर, पृथ्वी की सतह से 200 किलोमीटर अंदर जाने पर हैरी हैस के अनुसार हमें एक दृढ़ भूखंड प्राप्त होता है, सॉलिड पिंड प्राप्त होता है। इस भूखंड को हैरी हैस ने मुख्यतः 6 भागों में विभाजित माना है। हैरी हैस ने इसे मुख्यतः 6 भागों में विभाजित माना है। बहुत सारे भूगर्भवेत्ताओं ने इसे कई भागों में या अलग अलग संख्या में विभाजित माना है, लेकिन हैरी हैस ने इसे 6 भागों में विभाजित माना है। इन्हीं 6 भागों को प्लेट कहा गया है। अलग अलग भाग को अलग अलग प्लेट के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 6 भागों को अलग अलग प्लेटों के नाम से जाना जाता है। ये देखते हैं हैरी हैस की कुछ महत्वपूर्ण प्लेटों के बारे में जिनका उन्होंने नाम दिया था। सबसे पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। दूसरा था आपका अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट। दक्षिणी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट।
प्रशांत महासागरीय प्लेट। यह मुख्य रूप से 6 प्लेटों के बारे में हैरी हैस ने बताया था, लेकिन अलग अलग भूगोल शास्त्रियों ने बहुत सी अन्य प्लेटों के बारे में भी बताया है। जैसे प्रशांत महासागरीय प्लेट के बाद आर्कटिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, अन्य बहुत सारी प्लेटों के बारे में बताया, लेकिन हैरी हैस ने मुख्य रूप से 6 प्लेटों के बारे में वर्णन किया है। इंडो ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, यूरेशियन, उत्तरी अमेरिकन, दक्षिणी अमेरिकन और प्रशांत महासागरीय मतलब पैसिफिक प्लेट, इन प्लेटों के बारे में वर्णन किया है। हैरी हैस के अनुसार ये जो प्लेटें हैं यह स्थिर नहीं हैं, यह प्लेटें गतिमान अवस्था में हैं। जो ये दृढ़ भूखंड था वह 6 भागों में विभक्त है, 6 प्लेटों के रूप में बटा हुआ है, और जो ये प्लेटें हैं यह स्थिर नहीं है बल्कि गतिमान हैं। मतलब जब 2 प्लेटें कहीं पर एक दूसरे के से दूर जा रही होंगी तो मतलब 2 प्लेटें आपस में पास भी आ रही होंगी। अर्थात इन प्लेटों की आपसी गति के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के महाद्वीपों का निर्माण या विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रृंखलाओं या घाटियों का निर्माण हुआ है। हैरी हैस के अनुसार जो ये तुम्हारा गोंडवाना लैंड है यह इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था, या इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था गोंडवाना लैंड। और जो तुम्हारा अंगारा लैंड था यह यूरेशियन प्लेट पर है, यूरेशियन प्लेट पर। यूरेशियन से क्या मतलब है? यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया महाद्वीप जिस प्लेट पर स्थित है उस प्लेट का क्या नाम है? यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया महाद्वीप यूरेशियन प्लेट पर थे, और अफ्रीका से कट करके आने वाला गोंडवाना लैंड जो था वह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर स्थित था। जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह उत्तर की ओर अग्रसर थी। किस ओर अग्रसर थी? उत्तर की ओर गतिमान थी। और जो यूरेशियन प्लेट थी वह दक्षिण की ओर गतिमान थी। यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर की ओर गतिमान थी। लेकिन इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या था? टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर था। इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर स्थित था। कोबर का भूसंरचना सिद्धांत भी मानता है कि 2 भूखंडों के मध्य टेथिस सागर स्थित था। उनके अनुसार 2 भूखंड अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड थे, जबकि हैरी हैस के अनुसार 2 प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इन दोनों प्लेटों के मध्य एक सागर स्थित था जिसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर की अवधारणा की परिकल्पना हैरी हैस का सिद्धांत भी करता है। इन दोनों प्लेटों के मध्य टेथिस सागर था। जब 2 प्लेटें आपस में टकराईं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराईं, जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों एक दूसरे की ओर गतिशील हैं। जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर टकराएंगी, एक दूसरे से जब टक्कर होगी तब क्या होगा? एक दूसरे से टकराने के फलस्वरूप इनके किनारों पर वलन या मोड़ की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और मुड़ने के फलस्वरूप ये क्रमशः ऊपर की ओर गतिशील होंगी। ऊपर की ओर गतिशील होंगी, जिससे इन दोनों प्लेटों के किनारे पर टकराने के फलस्वरूप इन दोनों प्लेटों के किनारे पर एक वलनदार पर्वत या वलय पर्वत का निर्माण होता है। एक वलय पर्वत का निर्माण होता है। इन दोनों प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप, किनारों के टकराने के फलस्वरूप, इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो यहाँ पर जो टेथिस सागर था उसका मलबा ऊपर की ओर उठ गया, उसमें जो अवसाद जमा था वह ऊपर की ओर उठ गया और एक वलयदार पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। मोड़दार पर्वत के निर्माण होने के फलस्वरूप इस पर्वत का नाम हिमालय पड़ा। इस पर्वत का नाम हिमालय पड़ा। जो ये मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ इसका नाम क्या था? हिमालय। हिमालय का नाम पड़ा इसका। और यही हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार 2 प्लेटें थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन। इन दोनों प्लेटों के आपस में एक दूसरे की ओर गतिशील होने के फलस्वरूप
ये जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर गतिशील हुई तब बीच में टेथिस सागर था जिसमें मलबा एकत्रित हो गया था। जब ये दोनों प्लेटें आपस की एक दूसरे की ओर गतिशील हुई तो टेथिस सागर में स्थित मलबा जो था वह एक वलयदार पर्वत के रूप में प्रदर्शित हुआ। एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हैरी हैस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यही बताती है कि किस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ। यह आपने आज देखा कि हिमालय की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं और हिमालय की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें दो सर्वमान्य सिद्धांत हैं जिनको बहुत अधिक सही माना जाता है। एक कोबर का भूसन्नत सिद्धांत और दूसरा हैरी हैस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या हैरी हैस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये दो जो सिद्धांत थे इनको हिमालय की उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा सही पाया गया है। इन दोनों सिद्धांतों के बारे में आज आपने जाना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हिमालय को क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर कितने भागों में विभाजित किया गया है तथा उसकी विशेषताएं, उस पर स्थित पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय की प्रमुख घाटियां आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार। आप सभी लोग इसका नोट्स बनाते रहें और जो भी बताया गया है उसका PDF भी आप लोगों को व्हाट्सएप पर, विद्यालय के व्हाट्सएप पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप जो PDF होगा जो उसके द्वारा आप अपने नोट्स का निर्माण कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक करके या पॉज करके भी जो बताया जा रहा है उसको नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।